हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है काजल मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। देश में 46 साल पहले आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इमरजेंसी की बरसी पर आपातकाल के उन काले दिनों को याद किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता जब कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचल दिया था। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 1975 से 1977 के दौरान हमारे देश ने देखा कि किस तरह से संस्थाओं का विध्वंस किया गया। साथ ही लिखा कि आइए हम संकल्प लेते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और संविधान में तय किए गए मूल्यों के अनुसार रहेंगे। साल 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल की आज 46वीं बरसी है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गजों ने इसको लेकर ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा। बोले, कांग्रेस ने देश पर अकारण थोपा आपातकाल, सत्ता हरण के दुस्साहस को भुला नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों के 14 नेताओं के साथ मैराथन चर्चा की। गुरुवार दोपहर 3 बजे शुरू हुई बैठक करीब 3.25 घंटे तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को मिटाना चाहते हैं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद सूबे में विधानसभा चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता है। घाटी के नेताओं को पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सभी को राष्ट्रहित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। सकारात्मक माहौल में हुई इस चर्चा के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि करीब 80% राजनीतिक दल ने अनुच्छेद 370 पर चर्चा की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में पैदा हुए ऑक्सीजन संकट को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट पर राजनीतिक जंग छिड़ गई है। बीजेपी की ओर से इस आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा गया, जबकि मनीष सिसोदिया ने इस रिपोर्ट को ही फर्जी करार दिया। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई थी। हमने कई सदस्यों से बात की, सभी ने कहा कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव नहीं की। बता दें कि मनीष सिसोदिया कुछ देर पहले ही सबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट में पता चला है कि दिल्ली में जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लिया गया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने खुद की नाकामी छुपाने के लिए पूरे देश में झूठ फैलाने का काम किया। दिल्ली में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में थी, लेकिन उन्हें यह पता भी नहीं था कि इसको कैसे मैनेज करना है। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल पूछे। बोले, इसे कंट्रोल करने का क्या प्लान है? डेल्टा प्लस पर कितनी प्रभावशाली है आपकी वैक्सीन? देश में कोरोना की दूसरी लहर में कमी के बीच लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 51,667 नए कोरोना केस सामने आए, 1329 जानी गई हैं। इससे पहले बुधवार को 54,069 और मंगलवार को 50,848 नए मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 64,527 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि बीते रोज 14,189 एक्टिव केस कम हो गए। पंजाब में भी कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आया है। पंजाब में डेल्टा प्लस का एक केस सामने आया। कई अन्य सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण एक मौत हो गई है, जबकि अब तक कुल 7 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला की मौत डेल्टा प्लस के कारण हुई। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर हो रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 102 नए मरीज सामने आए। हालांकि कोरोना की वजह से एक दिन में 19 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक पलवल में 20, कुरुक्षेत्र में 8, फतेहाबाद और पंचकुला में 10-10 नए केस सामने आए हैं। इसी तरह अंबाला और करनाल में 9-9, यमुनानगर में और सिरसा में 6-6 नए कोरोना मरीज सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना से 9,333 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 253 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 7,56,000 से ज्यादा हो गई। दूसरी लहर के शुरुआती दिनों में कोरोना का गढ़ बने गुरुग्राम में भी हालात सुधर रहे हैं। गुरुग्राम में एक दिन में महज 5 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए अभी कोरोना के सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाना बेहद जरूरी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होने लगा है। जिला परिषद के बाद अब पंचायत समिति के वार्डों का आरक्षण भी पूरा हो गया। अब केवल ग्राम सरपंचों का आरक्षण कार्य पूरा होना बाकी है, जो इसी महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहादुरगढ़ पंचायत समिति के 30 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया भी आज पूरी हो गई। इसके साथ बहादुरगढ़ के 44 गांवों में पंचायत के वार्डों का आरक्षण भी पूरा कर लिया गया है। एसडीएम की मौजूदगी में पंचायत समिति में पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण ड्रॉ करवाया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और 10 आरक्षित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 16 आरक्षित किए गए हैं। गोहाना नगर परिषद के चुनाव अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के रहेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला स्थित मुख्यालय में ड्रॉ के तहत यह फैसला हुआ। गोहाना नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल 14 जून को पूरा हो चुका है। यहां गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार प्रशासक का कार्यभार संभाल चुके हैं। इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव सीधा होगा। द आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को बड़ा सम्मान मिला है। मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। उनके पति राजेश त्यागी, जो खुद भी वेट लिफ्टर हैं, उनका कहना है कि उनके परिवार के लिए बहुत खुशी का मौका है। राजेश त्यागी और उनके बेटे ने इस नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब एक खिलाड़ी को ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। आपको बता दें, यमुनानगर के रहने वाली मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मल्लेश्वरी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और उनका रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। मल्लेश्वरी को 94 में अर्जुन पुरस्कार, 99 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से नवाजा गया। मल्लेश्वरी अब एफसीआई में बतौर मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है। पंचकुला में आज शहीद मेजर संदीप सागर की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीद मेजर संदीप सागर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ शहीद मेजर संदीप सागर की माता रक्षा सागर, बहन अंजलि और परिवार के अन्य सदस्यों ने शहीद मेजर संदीप सागर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शहीद संदीप सागर पंचकुला के ही नहीं बल्कि देश के महान सपूत हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर लोग जो देश के लिए मर मिटते हैं वो मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। बता दें कि शहीद मेजर संदीप सागर ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में 25 जून 1999 को भारत माता की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। महज 26 वर्ष की आयु में मेजर संदीप सागर अपना फर्ज निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चंडीगढ़ में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि सरकार बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ही बच्चों को दाखिला दे रही है। प्राइवेट स्कूलों के इन बच्चों का जो डेटाबेस शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया है उसे सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर रही है। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने हरियाणा सरकार से स्कूलों को भी खोलने की अपील की। उनका कहना है कि जब सब कुछ सामान्य हो चुका है तो स्कूलों को भी खोल देना चाहिए। देश में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर कुछ कमजोर पड़ने लगी, वैसे ही किसानों का आंदोलन तेज रफ्तार हो गया। किसान संगठनों की ओर से एक बार फिर दिल्ली कूच की बात कही गई है। इसके लिए दिल्ली यूपी की सीमाओं पर गुरुवार रात से ही ट्रैक्टरों का आने का सिलसिला जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का कहना है कि ये रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी भी नहीं भूलेगा। हर महीने की 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टर की रिहर्सल करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता न भूल जाए, इसलिए उनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बात करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी।
गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले साल से ही किसानों का जमावड़ा है। किसान लगातार जिद पर अड़े हैं। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तब तक वो अड़े रहेंगे। बरवाला में बाडूपट्टी टोल प्लाजा पर किसानों के धरने में योगेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान योगेंद्र यादव ने बताया कि कल किसानों के आंदोलन को 7 महीने होने जा रहे हैं। किसान नेता ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को संविधान की भाषा समझ नहीं आती, इन्हें सिर्फ वोट की भाषा समझ आती है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में वो कृषि कानूनों को रद्द करवाएंगे, तब तक डटे रहेंगे। हिसार में किसान नेता योगेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि किसान शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे और एकता का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन न झुका है, न झुकेगा, न थकेगा। प्रदेश में सरकार के मंत्रियों और विधायकों के विरोध का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। मंत्री या विधायक जहां भी अपने कार्यक्रम के तहत जाते हैं, किसान वहीं विरोध करने पहुंच जाते हैं। करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का किसानों ने विरोध किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर ही किसानों को हिरासत में ले लिया। किसानों को हिरासत में लेने की सूचना मिलते ही मौके पर और किसान इकट्ठा हो गए। किसानों ने कहा कि यदि हिरासत में लिए गए किसानों को नहीं छोड़ा गया तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पानीपत के सिविल अस्पताल के बाहर आशा वर्करों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल मोबाइल में एमडीएम ऐप झज्जर में भी आशा वर्करों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। खूब नारेबाजी की गई और जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय दहिया को ज्ञापन सौंपा गया। इधर कैथल में शुक्रवार को सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कई विभागीय कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लेखा सचिवालय में प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने को लेकर इन लोगों ने जोरदार हल्ला बोला। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि जीडीपी का 3% हिस्सा स्वास्थ्य को मजबूत करने पर लगाना चाहिए। मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा आज की सामान्य स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो स्थिति बदतर हो जाएगी। कर्मचारियों में इस बात को लेकर विरोध था कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सेवाओं देने वाले फ्रंटलाइन में लगे हुए कर्मचारियों को बाहर करने में लगी है। फतेहाबाद के बिजली निगम कार्यालय के बाहर किसानों ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि साल 2019 में उन्होंने नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर लाखों रुपए बिजली बिल निगम में जमा करवा दिए, लेकिन उन्हें नए कनेक्शन अब तक नहीं दिए गए। कनेक्शन के नाम पर बिजली निगम की ओर से खेतों में सिर्फ पोल लगाए गए हैं, लेकिन न तो इस पर तार है, न ही ट्रांसफार्मर। किसान कह रहे हैं कि अब फसल की बिजाई का समय भी जा चुका है। उन्हें पानी की जरूरत है, लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन न होने की वजह से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरीगांव में हजारों मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम प्रशासन और विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब कभी भी इन घरों को पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले सभी विभागों के अधिकारी मौके का मुआयना करने खोरीगांव पहुंचे। सुबह नगर निगम पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम एक बार फिर खोरीगांव में पहुंची और हालात का जायजा लिया। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 हफ्ते का समय दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तीनों विभागों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हर हालत में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी में एक बार फिर गड़बड़ी का मामला सामने आया। सोसाइटी ने मर चुके लोगों के फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। ये सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी किए गए। सोसाइटी में बड़े गड़बड़ झाले के आरोप लगाते हुए हरियाणा रेड क्रॉस पीसीएसआर सब कमेटी के सदस्य अधिवक्ता सुनील भार्गव ने आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत भी सरकार को उन्होंने भेज दी। अधिवक्ता ने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए व्यक्ति का खुद मौजूद होना जरूरी है तो ऐसे सर्टिफिकेट कैसे बन सकते हैं। रेड क्रॉस अधिकारियों की ओर से बिना किसी वेरिफिकेशन के ही फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तैयार कर दिए गए। इससे विभाग की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। सोनीपत के गांव मुरथल में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में बोगस दस्तावेज तैयार करके 95,90,000 का गबन करने का मामला सामने आया है। मुरथल शाखा के तत्कालीन प्रबंधक समेत 18 लोगों के खिलाफ अमानत में खयानत, गबन, धोखाधड़ी, रिकॉर्ड से छेड़खानी करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक संजय हुड्डा ने एसपी सोनीपत को इस मामले में शिकायत दी है। महाप्रबंधक ने आरोप लगाते हुए कहा कि 14 दिसंबर को 2015 को 10 जेएलजी ग्रुप को 20 लाख का ऋण दिया गया। इसकी फाइल अनुमति के लिए मुख्यालय तक नहीं भेजी गई थी। मनोज कुमार ने महाप्रबंधक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं महाप्रबंधक के फर्जी हस्ताक्षर कर गलत तरीके से ऋण देकर अपने चहेतों के खातों में जमा करवा दिया। वहीं पुलिस ने मामले में मनोज सहित 18 लोगों को नामजद कर मामले की जांच शुरू कर दी।
इधर अंबाला में विजिलेंस टीम ने छापेमारी करके एक पटवारी को रिश्वत के पैसे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने नारायणगढ़ सचिवालय से पटवारी को गिरफ्तार किया। दरअसल पटवारी ने कोर्ट से स्टे होने के बावजूद इंतकाल चढ़ाने की एवज में शिकायतकर्ता लखविंद्र कौर से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि पटवारी के साथ तय हुई शर्तों के मुताबिक 5,000 रुपए दिए जाने थे और बाकी 20,000 रुपए 30 जून को देने थे, लेकिन शिकायत मिलने के बाद टीम का गठन कर आरोपी पटवारी को रंगे हाथों दबोचा गया। सोनीपत पुलिस ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला सोनीपत के गांव देवडू का है, जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या के आरोप में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया है। हालांकि मामले से जुड़े 2 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। फरीदाबाद में एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। दरअसल हरियाणा न्यूज ने फरीदाबाद के मलेराना रोड पर बने हुए एक स्विमिंग पूल में कोरोना के नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए पार्टी करने की खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। इसके बाद स्विमिंग पूल में 1 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों को पकड़ा गया। हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पूल संचालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पलवल में ओमैक्स सिटी के सामने ढाबे पर खाना न देने पर रसोइया की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि हजारों की नकदी लूटने और ढाबा मालिक से फोन पर रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस ने रिमांड अवधि के दौरान दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई पिस्तौल, बाइक, 1 कारतूस और लूटी हुई रकम से कुछ राशि और बरामद की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के 2 अन्य साथी अभी पुलिस के गिरफ्त से फरार हैं। उन्हें तलाश कर जल्द अरेस्ट करेंगे। इधर गोहाना की बात करेंगे। एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने दहेज की डिमांड पूरी न होने पर गर्भवती पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति गांव महारा के नजदीक रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर शव को फेंक कर आया। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, तब मृतका के परिजनों को खबर दिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतका ज्योति की शादी 8 महीने पहले ही हुई थी गुलशन के साथ। आरोपी गुलशन पिछले कई दिनों से गाड़ी की डिमांड कर रहा था। डिमांड नहीं पूरी हुई तो पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। गुरुग्राम के मानेसर में तब अफरा तफरी मच गई जब आईएमजी के सेक्टर 4 स्थित एक कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटों और काले धुएं को देखा जा सकता था। कंपनी में लगी आग की सूचना मिलने के बाद तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन इतनी भयंकर आग थी कि 3 दर्जन गाड़ियों को बुलाना पड़ा। पंचकुला सेक्टर 25 में पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल शराब के नशे में धुत 2 युवक एक सैलून में घुसे और वहां की महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। इस पर जब सैलून के मालिक ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। जब एएसआई राजेंद्र ने दोनों युवकों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने एएसआई के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारी की वर्दी भी फाड़ दी। बहरहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा वहां से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाशी हो रही है। पंचकुला में गन पॉइंट पर अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले अमित मिर्चंदानी का 4 लोगों ने गन पॉइंट पर अपहरण किया, 31 लाख रुपए की फिरौती मांगी। जानकारी देने पर पुलिस ने अमित मिर्चंदानी का लोकेशन ट्रेस करने के लिए उनके मोबाइल नंबर को सर्वेलांस पर लगाया। पुलिस को पीड़ित अमित मिर्चंदानी की लोकेशन एमडीसी मनु वाटिका की मिली। टीम ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 भागने में कामयाब हो गए। एमडीसी थाना पुलिस ने अमित मिर्चंदानी के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर सोसाइटी के चेयरमैन के खिलाफ सोशल मीडिया में गाली देने का आरोप है। पायल ने बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया था। इसके साथ ही पायल पर सोसाइटी के लोगों के साथ बार बार झगड़ा करना, चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। सुपरफास्ट 100 में यही रुक रहे हैं। नमस्कार।